हेलो बच्चों, आज हम लोग मैथ्स 1 के फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जिसमें हमें इन 4 स्टेटमेंट्स में से बताना है कि कौन सा वाला स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखो, और वाला स्टेटमेंट है। और वाले स्टेटमेंट में क्या होता है, कोई एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाए तो पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पहला स्टेटमेंट भी फॉल्स है और दूसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स है, इसीलिए ये पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट इफ देन वाला स्टेटमेंट है। इफ देन वाले स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो तो हमारा आंसर फॉल्स आता है। इसके अलावा जितनी भी केसेस मिलेंगी वहाँ पर हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगा। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट अपने को दिया हुआ है ये बिल्कुल इसी की तरह है, यही कंडीशन मिल रही है यहाँ पर, पहला स्टेटमेंट ट्रू दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स, इसीलिए ये कंपाउंड स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट देखो, इट इज़ फॉल्स। क्या फॉल्स है भाई? दैट 12 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। ठीक है, 12 3 से डिविजिबल नहीं है, ये बात फॉल्स है। तो बिल्कुल सही है ये चीज़, ठीक है ना, यानी कि ये कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया ट्रू और यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, दूसरा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट। हमें बताना है कि इन 4 में से कौन सा वाला स्टेटमेंट नहीं है। तो हमें पता है कि लॉजिक के अंदर जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं उनको हम स्टेटमेंट मानते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा इंपरेटिव अगर आ जाए या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाए या फिर एक्सक्लामेटरी आ जाए, ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट्स ये सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं होते हैं लॉजिक में। तो तीसरा ऑप्शन देखो, ये इंपरेटिव सेंटेंस है इसीलिए ये स्टेटमेंट नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। फाइन, अगला सवाल, इफ पी इज एनी स्टेटमेंट देन पी और नेगेशन ऑफ पी इज अ कंटिजेंसी, कॉन्ट्राडिक्शन, टोटोलॉजी और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं अपने को, दोनों एक दूसरे के नेगेशन है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि अगर ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा और अगर ये फॉल्स होगा तो ये वाला ट्रू होगा। और इन दोनों स्टेटमेंट्स को किससे ज्वाइन किया गया है? और से। हमें पता है कि और में अगर एक भी ट्रू आ जाए तो कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। ठीक है ना, तो इस स्टेटमेंट के लिए ये दो ही कंडीशंस है और दोनों कंडीशंस में आंसर ट्रू आ रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा। तो करेक्ट आंसर इज अगेन सी, टोटोलॉजी। समझ में आ गया? अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, इफ पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट्स देन P implies Q double implies negation of Q implies negation of P is a contradiction, tautology, neither one nor two और none of these। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करने के दो रास्ते हैं। ठीक है, एक तो ट्रुथ टेबल से कर सकते हैं लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम चला जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, लॉस के ज़रिए से, मैं वो तरीका बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सिंगल इम्प्लीकेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होता है, पहले का नेगेशन और दूसरा वाला एज इट इज़। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट सिंप्लीफाई हो गया, डबल कंडीशनल। दूसरा स्टेटमेंट इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले का नेगेशन यानी कि नेगेशन ऑफ क्यू क्या दे देगा, क्यू दे देगा। ठीक है, और दूसरा वाला एज इट इज़ यानी कि नेगेशन ऑफ पी। अच्छा, अब अगर देखो दूसरा स्टेटमेंट जो है ना ये पहले वाले की तरह है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, नेगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी और क्यू। सही है, एक ही बात है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है। ठीक है, अच्छा अब देखो ये स्टेटमेंट अगर ट्रू होगा तो ये भी तो ट्रू होगा क्योंकि दोनों सेम है। सही है, और बीच में क्या है, डबल इम्प्लीकेशन। और अगर ये फॉल्स होगा तो ये भी फॉल्स होगा, बीच में क्या है, डबल इम्प्लीकेशन। और डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता है, जब दोनों भी सेम हो जाए तो ट्रुथ वैल्यू ट्रू आती है। ठीक है, दोनों फॉल्स हो तब भी ट्रू आएगा स्टेटमेंट और दोनों ट्रू हो तब भी कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू आएगा। ठीक है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये हमेशा ट्रू होगा, तो इसका आंसर भी क्या है, टोटोलॉजी। समझ में आ गया? अगला सवाल देखेंगे, इस स्टेटमेंट का हमें क्या करना है, नेगेशन निकालना है। ठीक है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस स्टेटमेंट को मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पहले वाले का नेगेशन और दूसरा वाला स्टेटमेंट एज इट इज़, प्योर नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, अब क्या करना है, इस पूरे स्टेटमेंट का नेगेशन निकालना है। सही है, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट तो इसका सिर्फ सिंप्लीफाइड फॉर्म है और इसका नेगेशन निकालना है, यानी कि इस पूरे ब्लैक वाले पार्ट का नेगेशन निकालना है। तो निकाल लेंगे नेगेशन, तो ये हो जाएगा पी और बन जाएगा एंड, इसको नेगेशन देंगे तो ये बनेगा नेगेशन ऑफ पी और बनेगा एंड, नेगेशन ऑफ क्यू बन जाएगा क्यू। कहाँ नज़र आ रहा है देखो ज़रा, पी एंड, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, छठा वाला, पी स्टेटमेंट है ही इज़ इंटेलिजेंट और क्यू स्टेटमेंट है ही इज़ स्ट्रॉन्ग। तो हमें इसका सिंबॉलिक फॉर्म बताना है, इट इज़ रॉन्ग दैट ही इज़ इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग। ठीक है, पहले तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म बना लो, ही इज़ इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग, तो ये क्या बन गया, पी और क्यू बन गया। ठीक है, अब इससे पहले क्या दिया था, इट इज़ रॉन्ग, यानी कि इसका नेगेशन निकालना है। बात समझ में आ रही है? तो नेगेशन ऑफ पी और क्यू इज द करेक्ट आंसर। तो कहाँ पर नज़र आ रहा है, ऑप्शन सी में। फाइन, अगला सवाल,
अब बाय कंडीशनल स्टेटमेंट इज द कंजंक्शन, कंजंक्शन यानी कि एंड को बोलते हैं, ठीक है ना, कंजंक्शन एंड को बोलते हैं, डिसजंक्शन और को बोलते हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि बाय कंडीशनल स्टेटमेंट किसका कंजंक्शन होता है। तो दो कंडीशनल स्टेटमेंट का कंजंक्शन होता है ना। आप सभी को पता होगा कि अगर मेरे पास P डबल इम्प्लाइज Q हो तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, ठीक है। यानी कि ये स्टेटमेंट दो कंडीशनल स्टेटमेंट का कंजंक्शन है, ठीक। अगला सवाल, इफ P इम्प्लाइज Q इज एन इम्प्लीकेशन देन द इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P इज कॉल्ड इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है। अगला सवाल, द नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, इसका नेगेशन बताना है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, पहले वाले का नेगेशन P एंड Q का नेगेशन और दूसरा वाला एज इट इज़ R और नेगेशन ऑफ P, ठीक है। ये सिंपल हो गया स्टेटमेंट। अब क्या करना है, इसका नेगेशन निकालना है। तो नेगेशन दे देंगे अंदर, पहले वाले स्टेटमेंट का नेगेशन चला गया तो यहाँ पर बन गया P एंड Q, ये और बन जाएगा एंड, अंदर नेगेशन दे दो तो ये बना नेगेशन ऑफ R एंड P, ठीक है। इसको ओपन करो ज़रा, देखो क्या बनेगा, P एंड Q एंड नेगेशन ऑफ R एंड P। अब आइडेम्पोटेंट लॉ लगा दो, P एंड दो बार है, एक ही बार लिख लो, तो अपने पास क्या आ जाएगा, P एंड Q एंड नेगेशन ऑफ R। देखो कहाँ पर नज़र आ रहा है ये, P एंड Q एंड नेगेशन ऑफ R, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। आई होप समझ रहा है। लास्ट वाला एमसीक्यू देख लेंगे। इसमें हमें बताना है कि इन चार स्टेटमेंट्स में से कौन सा वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट, P एंड नेगेशन ऑफ P इज कॉन्ट्राडिक्शन। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो स्टेटमेंट्स हैं और दोनों एक दूसरे के नेगेशन है, यानी कि अगर ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स और अगर ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू, और बीच में क्या है, एंड है, और हमें पता है कि एंड में एक भी फॉल्स आता है तो आंसर फॉल्स हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये स्टेटमेंट हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन होगा, हमेशा फॉल्स होगा, तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये हमारा आंसर नहीं है, हमें तो फॉल्स स्टेटमेंट बताना है ना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वाला, P इम्प्लाइज Q डबल इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। अभी तो किया था थोड़ी देर पहले, ये तो टोटोलॉजी होता है और ये क्या बोल रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन बोल रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है और हमें फॉल्स वाला स्टेटमेंट ही बताना था, यानी कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब यहाँ पर देखो एक मिस्टेक है, जो ऑप्शन डी है इसमें डबल इम्प्लाइज P नहीं आएगा, बस इतना ही स्टेटमेंट है और ये सही में टोटोलॉजी होता है, ये भी हम लोग ने पिछले किसी क्वेश्चन में किए हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसका फर्स्ट सब क्वेश्चन है फाइंड द नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो इसका नेगेशन अपने को फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, इसका नेगेशन 10 + 20 इज नॉट इक्वल टू 30, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं, x² = 25, इसकी क्या बतानी है, ट्रुथ वैल्यू बतानी है। अब देखो ये ओपन सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट ही नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ओपन सेंटेंस, ट्रुथ वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर ऐसे बोलेंगे नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि x के बारे में कुछ दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है, नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। मान लो कि सवाल ऐसे होता, x² = 25, ठीक है, वेयर x इज इक्वल टू +or-5, तब तो ये क्या होता, स्टेटमेंट होता और इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होती, ट्रू होती, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ऐसा दिया होता x² = 25 एंड x इज इक्वल टू +-3, तब भी ये सेंटेंस होता, सॉरी स्टेटमेंट होता और इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आती, फॉल्स आती। लेकिन यहाँ पर x के बारे में कुछ बताया नहीं है, इसीलिए क्या हो गया, ओपन सेंटेंस हो गया, ठीक है। हर कोई अपनी मर्जी से x की वैल्यू ले सकता है, तो इसीलिए क्या बन गया, एक ओपन सेंटेंस, और ये स्टेटमेंट होता ही नहीं है लॉजिक में, तो ट्रुथ वैल्यू की बात ही नहीं आएगी। समझ में आ गया। तीसरा वाला देखो, राइट द नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, ठीक है, इसका नेगेशन लिखना है। तो पहले इसको सिंपल कर लेंगे, ठीक है। P इम्प्लाइज Q क्या बनता है, P इम्प्लाइज Q बनता है पहले वाले का नेगेशन और दूसरा वाला, ठीक है। इसको सिंपल कर दिया, अब इसका नेगेशन निकालेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, P एंड नेगेशन ऑफ Q, दिस इज द आंसर, ठीक है। फोर्थ, स्टेट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट, √3 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। √3 इरेशनल नंबर नहीं है, बिल्कुल गलत बात है ये, ठीक है ना। तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स, ट्रुथ वैल्यू इज F, ठीक है। √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, समझ में आ गया। अच्छा फिफ्थ वाला, स्टेट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट, ये हमेशा ट्रू होगा भाई, ठीक है ना, और ये हमेशा फॉल्स होगा। अभी देखें थोड़ी देर पहले एमसीक्यूज में ये दोनों आए थे, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, जिसका फर्स्ट सब क्वेश्चन है, इफ स्टेटमेंट्स PQ आर ट्रू एंड RS आर फॉल्स डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है।
तो एक मैं करके बताता हूँ, बाकी बचा हुआ आप लोग कर लेना, ठीक है। चलो, तो नेगेशन ऑफ पी की ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पर टी लिख देंगे। एंड क्यू क्या है, ये भी ट्रू है। और नेगेशन ऑफ आर, आर क्या है, फॉल्स है, तो नेगेशन ऑफ आर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ नेगेशन ऑफ टी रहेगा, एंड आ जाएगा यहाँ पर। ट्रू और ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है, सही है। अच्छा, नेगेशन ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स, और फॉल्स एंड ट्रू क्या होता है, फॉल्स होता है। एंड में एक भी फॉल्स आ जाए तो फाइनल आंसर फॉल्स होता है, ठीक है, समझ में आ गया, ये आप लोग खुद से कर लो। चलो अगला सवाल, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स सिम्बॉलिकली, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। इसको पी मान लो और इसको क्यू मान लो, बीच में कौन है, एंड है, तो इसका स्टेटमेंट सिम्बॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा इस स्टेटमेंट का, पी एंड क्यू, ठीक है, समझ में आ गया। ये वाला खुद से कर सकते हो। ट्राइंगल इज इक्विलेटरल और आइसोसेलेस, तो ट्राइंगल इज इक्विलेटरल इसको पी मान लो, ट्राइंगल इज आइसोसेलेस इसको क्यू मान लो, पी और क्यू बन जाएगा ये स्टेटमेंट, ठीक है। अगला सवाल, राइट द कॉन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कॉन्टिन्यूस। तो हम लोग मान लेंगे कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये स्टेटमेंट पी है, और फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ये स्टेटमेंट क्यू है। ये लिख करके बताना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, तो ये मेरे हिसाब से आप लोग लिख लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले दिए हुए स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज P implies Q, ठीक है। तो इसका कॉन्वर्स क्या हो जाएगा, कॉन्वर्स हो जाएगा Q implies P, दैट इज if a function is continuous then it is differentiable, if a function is continuous then it is differentiable। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगा नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P, ठीक है। स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लो, इफ अ फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, समझ में आ गया। कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल पूरा पूरा लिखोगे आप लोग, ठीक है। चलो, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दिस फॉलोइंग इक्विवेलेंस, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं LHS से, RHS में तो कुछ है नहीं सॉल्व करने के लिए। नेगेशन ऑफ P और Q और नेगेशन ऑफ P एंड Q, ठीक है। तो नेगेशन अगर अंदर दे दूं तो ये क्या बन जाएगा, नेगेशन ऑफ P और बन जाएगा एंड, और ये बन जाएगा नेगेशन ऑफ Q, ठीक है। यहाँ पर और है और यहाँ पर है नेगेशन ऑफ P एंड Q, समझ में आ गया। अब देखो इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर कौन कॉमन है, इन दोनों ब्रैकेट्स में नेगेशन ऑफ P एंड कॉमन है, तो नेगेशन ऑफ P एंड को बाहर ले लेंगे, नेगेशन ऑफ P एंड आ गया बाहर, ठीक है। पहले वाले ब्रैकेट में से कौन बचा, नेगेशन ऑफ Q, यहाँ से बचा और यहाँ से बचा कौन, Q, ठीक है। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के नेगेशन है, यानी कि एक हमेशा ट्रू होगा, एक हमेशा फॉल्स होगा, और एक हमेशा ट्रू होगा बीच में और होता है तो वो पूरा स्टेटमेंट ही ट्रू हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा नेगेशन ऑफ P एंड ट्रू, फाइन, समझ में आ गया ये। अच्छा, अब देखो एंड में एक भी फॉल्स होता है तो पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है, तो अब सारी कहानी इस पर डिपेंड करेगी। अगर ये ट्रू होगा तो हमारा आंसर ट्रू आएगा, और अगर ये फॉल्स होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो फाइनल आंसर इज नेगेशन ऑफ P एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू RHS, मीन्स प्रूफ्ड, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पहला सब क्वेश्चन, राइट द नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, एन एंगल इज अ राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि एन एंगल इज ए राइट एंगल, ये स्टेटमेंट P है, और इट इज़ ऑफ मेजर 90 डिग्री, ये स्टेटमेंट Q है। ये सब लिख के बताना होता है, लेट P बी दिस स्टेटमेंट, Q बी दिस स्टेटमेंट। आई होप कि वो सारी चीज़ें तुम लोग कर लोगे खुद से, ओके। तो सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट, इफ एंड ओनली इफ दिया हुआ है, यानी कि बाई कंडीशनल है, P डबल इम्प्लाइज Q, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब क्या करना है, इसका नेगेशन निकालना है। तो नेगेशन कैसे निकलेगा, नेगेशन निकालने के लिए इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट P डबल इम्प्लाइज Q, ठीक है, फाइन। इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होता है, पहले का नेगेशन और दूसरा एज इट इज़, एंड दूसरे का नेगेशन और पहला एज इट इज़, ठीक है, समझ में आ गया। नेगेशन अंदर दे दो
तो ये बन जाएगा P और बन जाएगा एंड, ये बन जाएगा नेगेशन ऑफ Q, ये एंड बन जाएगा और ये नेगेशन ऑफ Q बन जाएगा Q और बन जाएगा एंड और ये बन जाएगा नेगेशन ऑफ P। ठीक है, समझ में आ गया। अब इससे ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर लो स्टेटमेंट में। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं स्टेटमेंट फॉर्म इज an angle is a right angle, an angle is a right angle, or it is, or its measure is not 90 डिग्री। ठीक है ना, पहला वाला एज इट इज एंड दूसरे वाले का नेगेशन। अरे ओहो, बीच में एंड है, एंड आएगा इधर एंड। ठीक है, एंड इट्स मेजर इज नॉट 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। फिर दूसरा पार्ट में क्या आ रहा है, और आ रहा है, और क्यू एज इट इज, यानी कि मेजर ऑफ एंगल इज 90 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल इज 90 डिग्री एंड एंगल इज नॉट ए राइट एंगल। ठीक है, आई होप समझ में आया ये। ठीक है ना, अगला सवाल देखेंगे जहाँ पर हमें इन स्टेटमेंट्स का सिंबॉलिक फॉर्म बताना है। ठीक है, चलो तो पहला वाला बता देता हूँ। मिल्क इज़ वाइट इफ़ एंड ओनली इफ़ द स्काई इज़ नॉट ब्लू। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ आ रहा है, यानी कि डबल इम्प्लीकेशन आएगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो स्टेटमेंट मिल्क इज़ वाइट है वो P है। ठीक है, मतलब P से उसको डिनोट करेंगे, फाइन। और स्टेटमेंट क्यों मान लेते हैं, स्काई इज़ ब्लू को, स्काई इज़ ब्लू। ठीक है, अगर आप स्काई इज़ नॉट ब्लू को क्यों मानोगे तो भी चलेगा, फिर वहाँ पर जब हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे तो वहाँ पर क्यू के साथ नेगेशन नहीं आएगा, लेकिन बेटर ये है कि स्काई इज़ ब्लू मानो। ओके, चलो ताकि हम नेगेशन बता सकें। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज P डबल इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q। फाइन, दूसरा वाला कर लोगे, इफ देन वाला स्टेटमेंट है। तीसरा बता देता हूँ, इवन दो को हम लोग किसके ज़रिए से बताते हैं, एंड के ज़रिए से बताते हैं। ठीक है, इवन दो को सिंबॉलिक फॉर्म में एंड से रिप्रेजेंट करेंगे। चलो तो मैं मान लेता हूँ कि स्टेटमेंट P जो है वो है इट इज़ क्लाउडी। अगेन नॉट आ रहा है यहाँ पर, तो नॉट को मुझे नेगेशन से बताना है, इसीलिए मैं स्टेटमेंट P को क्या मान रहा हूँ, इट इज़ क्लाउडी मान रहा हूँ। ओके फाइन, Q को क्या मानेंगे, इट इज़ स्टिल रेनिंग, इट इज़ स्टिल रेनिंग। ठीक है भाई, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा नेगेशन ऑफ पहले वाले का नेगेशन एंड इवन दो को एंड के ज़रिए से बताएंगे, नेगेशन ऑफ P एंड Q। ठीक है, इवन दो इट इज़ नॉट क्लाउडी इट इज़ स्टिल रेनिंग। फाइन, अगला सवाल देखेंगे जहाँ पर हमें कुछ ओपन सेंटेंसेस दिए हुए हैं और हमें क्या करना है, इनको ट्रू स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करना है क्वांटिफायर्स का इस्तेमाल करके। ध्यान रहे यहाँ पर जो भी वेरिएबल आ रहा है इस वेरिएबल को नेचुरल नंबर्स पे ही डिफाइन करना है। ठीक है, यानी कि इन वेरिएबल्स की वैल्यू नेचुरल लेनी है। समझ में आ गया। चलो तो पहले वाले का आंसर देख लेते हैं, एन स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये कब ट्रू होगा, ये तब ट्रू होगा जब यहाँ पर हम लोग सारे नेचुरल नंबर्स ले लेंगे। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, सबके लिए ये ट्रू है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एन स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज़ ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। अगर किसी को नहीं समझा तो दूसरा वाला देख लो तो फिर क्लियर हो जाएगा अच्छे से। 3x माइनस 4 इज़ लेस देन 9। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं साइड में। 3x माइनस 4 इज़ लेस देन 9, यानी कि 3x इज़ लेस देन 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यानी कि x इज़ लेस देन 13/3। ठीक है, x इज़ लेस देन 13/3 यानी कि x इज़ लेस देन 3 4 ज़ा 12, बचा कितना 1, तो यहाँ पर आएगा 4.33 समथिंग। ठीक है, x की वैल्यू अगर 4.3 से छोटी होगी तब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, तब ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। अब x की वैल्यू 4.3 से छोटी तो होनी चाहिए, लेकिन कैसी होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए। यही चाह रहा है क्वेश्चन अपने से। ठीक है, तो 4.3 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं, 4 3 2 और 1। ठीक है, अगर x की वैल्यू इनमें से कोई एक होगी तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, 3x माइनस 4 is less than 9, this statement is true, this statement is true
फॉर सम एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। सारे एक्स के लिए तो ट्रू नहीं है, एक्स तो यही होना चाहिए, तो ही तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, ठीक है। एक्स नेचुरल नंबर है तो वो 5 भी हो सकता है, लेकिन जब ये 5 हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। जब एक्स की वैल्यू 5 होगी तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। तो यानी कि ये स्टेटमेंट सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली फॉर सम एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। समझ में आ गया। उसी तरीके से तीसरा वाला भी है, ऊपर वाले की तरह, बी वाले की तरह, ये आप लोग खुद से कर लोगे। फाइन। अगला सवाल जहाँ पर हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या फिर कंटिंजेंसी है। टोटोलॉजी किसको कहते हैं? जहाँ पर सारे ट्रू आ जाए, कॉन्ट्राडिक्शन जहाँ पर सारे फॉल्स आ जाए, और कंटिंजेंसी जहाँ पर दोनों मिक्स हो, ट्रू भी आए और फॉल्स भी आए। फाइन। चलो, तो इस स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल बनाने के लिए बेसिक 4 स्टेटमेंट्स लगेंगे, पी क्यू नेगेशन पी नेगेशन क्यू। पी और क्यू की ट्रुथ वैल्यूज हम लोग अपनी मर्जी से लेते हैं। पी को हम लोग मानेंगे टी टी एफ एफ, क्यू को मानेंगे टी एफ टी एफ। तो नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा? एफ एफ टी टी, और नेगेशन क्यू हो जाएगा एफ टी एफ टी। फाइन। चलो, अब इस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों स्टेटमेंट्स को एंड से जोड़ना पड़ेगा। एंड में क्या होता है? कोई एक भी फॉल्स हो जाए तो पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। तो देखो यहाँ पर एक भी फॉल्स नज़र आ रहा है क्या? बिल्कुल नज़र आ रहा है, तो ये हो गया फॉल्स। यहाँ पर एक भी फॉल्स है क्या? नहीं, दोनों ट्रू है, तो इसीलिए ये हो जाएगा ट्रू। एक भी फॉल्स है क्या? बिल्कुल है, तो ये भी फॉल्स। एक भी फॉल्स है क्या? बिल्कुल है, तो ये भी हो गया फॉल्स। फाइन। चलो, अब दूसरा वाला कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है, इसकी ट्रुथ वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? नेगेशन ऑफ पी नेगेशन ऑफ क्यू को एंड से जोड़ेंगे, ठीक है। अगेन एक भी फॉल्स है क्या? है, तो फॉल्स हो गया। एक भी फॉल्स है, फॉल्स हो गया। एक भी फॉल्स है तो ये भी फॉल्स हो गया। एक भी फॉल्स है क्या? नहीं, दोनों ट्रू है, तो इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा ट्रू, ठीक है। अब क्या करेंगे? पाँचवें और छठे कॉलम को सिंगल इम्प्लीकेशन से जोड़ेंगे। आप लोग ऐसे नहीं लिखोगे, आप लोग पूरा स्टेटमेंट लिखोगे। फाइन। तो मैं क्या करता हूँ? इन दोनों कॉलम्स को सिंगल इम्प्लीकेशन से जोड़ता हूँ। सिंगल इम्प्लीकेशन में क्या होता है? अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट होता है फॉल्स। रेस्ट इन ऑल दी केसेस द ट्रूथ वैल्यू कम्स आउट टू बी ट्रू, ठीक है। समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पर टी एफ है क्या? नहीं है, तो ट्रू होगा। टी एफ है क्या? हाँ है, तो ये फॉल्स होगा। टी एफ है क्या? नहीं, तो ट्रू। टी एफ है क्या? नहीं, तो ट्रू, ठीक है। समझ में आ गया। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होना चाहिए। हाँ, दूसरा ट्रू पहला फॉल्स होगा तो तब भी ट्रू ही आएगा आंसर। ओके, क्लियर हो गया ये? अच्छा, अब देखो यहाँ पर दोनों मिक्स आ रहे हैं, ट्रू भी आ रहा है फॉल्स भी आ रहा है, तो इसीलिए द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कंटिंजेंसी। क्लियर हो गया? कंटिंजेंसी है ये। ओके, अगला सवाल देखेंगे जहाँ पर हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स को इक्विवेलेंट प्रूफ करके बताना है, ठीक है, ट्रुथ टेबल के ज़रिए से। तो यहाँ पर ट्रुथ टेबल ऑलरेडी थोड़ा सा बना के रखा हूँ मैंने। नेगेशन ऑफ पी की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एफ, ये भी हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा टी, और ये भी हो जाएगा टी, ठीक है। अब नेगेशन ऑफ पी और क्यू को ज्वाइन करना है एंड से, ठीक है। एक भी फॉल्स, फॉल्स, एक भी फॉल्स, फॉल्स, एक भी फॉल्स है क्या? नहीं, तो ट्रू। एक भी फॉल्स तो फॉल्स, ठीक है। समझ में आ गया। अब क्या निकालेंगे? पी और क्यू, पी और क्यू, पी और क्यू, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे और से, ठीक है। एक भी ट्रू, ट्रू, एक भी ट्रू, ट्रू, एक भी ट्रू, ट्रू, एक भी ट्रू है क्या? नहीं, दोनों फॉल्स है, तो इसलिए आंसर आएगा फॉल्स, ठीक है। समझ में आ गया। चलो, अगला आर एच एस। आर एच एस में देखो क्या है? पी और क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी, तो इसको ज्वाइन करना है, इसको ज्वाइन करना है किसके साथ? नेगेशन ऑफ पी के साथ, यूजिंग और का इस्तेमाल करके। और ये ना पी और क्यू, ना सॉरी, एंड से ज्वाइन करना है, ठीक है। एंड से इस कॉलम को और इस कॉलम को हमें ज्वाइन करना है। तो एंड में क्या होता है? एक भी फॉल्स आ गया तो फॉल्स। देखो एक भी फॉल्स है क्या? फॉल्स। एक भी फॉल्स है क्या? फॉल्स। एक भी फॉल्स है क्या? नहीं, तो ट्रू। एक भी फॉल्स है क्या? हाँ है, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। अब देखो एल एच एस कौन है? ये वाला कॉलम एल एच एस है, एफ एफ टी एफ, और ये वाला कॉलम आर एच एस है, एफ एफ टी एफ। दोनों भी इक्वल है, हेंस प्रूफ, ठीक है, हेंस प्रूफ्ड। समझ में आ गया। फ्रॉम कॉलम 4 and 6 द गिवन इक्विवेलेंस इज प्रूफ्ड, ऐसे लिख सकते हो स्टेटमेंट वगैरह। फाइन। छठा वाला देखेंगे, राइट द ड्यूअल ऑफ द फॉलोइंग। ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो इसको नहीं करते हम लोग। वैसे बहुत आसान होता है ड्यूअल, एंड की जगह पर और लिखना होता है बस, और की जगह पर एंड लिखना होता है। सी होगा तो सी को रिप्लेस कर देंगे टी से, टी होगा तो उसको रिप्लेस कर देंगे सी से, एंड को और से, और को एंड से। तो जहाँ पर भी और नज़र आ रहा है उसको एंड बना दो, जहाँ पर एंड नज़र आ रहा है उसको और बना दो, बस इतना ही करना है। ओके, अगला सवाल, राइट द कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये मेरे हिसाब से आप लोग खुद से कर सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने अभी कॉन्वर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव देखा था, ठीक है। एक सिर्फ इनवर्स की बात आती है, वो तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
फर्स्ट सब क्वेश्चन है एग्जामिन वेदर दी गिवन स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिजेंसी। ठीक है, चलो तो ये स्टेटमेंट है जिसके लिए ट्रुथ टेबल मैंने ऑलरेडी बना करके रखा है। यहाँ पर जो लास्ट वाला कॉलम नज़र आ रहा है 10वां, यहाँ पर मैंने क्यू लिखा हूँ, आप लोग ऐसे नहीं लिखोगे, पूरा क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखोगे। ठीक है, क्यू का मतलब ये पूरा क्वेश्चन का स्टेटमेंट। ओके फाइन। वैसे 10वें वाले कॉलम के अंदर हमको लिखना है 6 डबल इम्प्लीकेशन 9, छठे वाले कॉलम को 9वें वाले कॉलम के साथ डबल इम्प्लीकेशन में लेना है। जहाँ पर भी मैंने नंबर्स का इस्तेमाल किया हूँ ये कॉलम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप लोग ऐसा नहीं लिखोगे, पूरा पूरा स्टेटमेंट लिखोगे। ठीक है, चलो तो इस गिवन स्टेटमेंट में अपने को 3 बेसिक स्टेटमेंट्स नज़र आ रहे हैं, पी क्यू और आर। और जब 3 स्टेटमेंट्स आते हैं तो हमें ट्रुथ वैल्यूज़ कितनी लेनी पड़ती हैं, 8 लेनी पड़ती है। फाइन, तो पी के लिए 8 ट्रुथ वैल्यूज़ ले लेंगे, 4 ट्रू 4 फॉल्स। ठीक है, फिर क्यू के लिए भी 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। और आर के लिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेगेशन ऑफ क्यू लेना है, इसका नेगेशन तो क्या हो जाएगा, एफ एफ टी टी एफ एफ टी टी। ठीक है, नेक्स्ट नेगेशन ऑफ क्यू और आर, इन लोग दोनों को तीसरे और चौथे कॉलम को जोड़ना है किससे, और से। ठीक है ना, और में एक भी ट्रू आता है तो आंसर ट्रू हो जाता है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये ट्रू, ये भी ट्रू, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, ये ट्रू और ये भी ट्रू। ठीक है, क्लियर हो गया जी। अगला कॉलम देखेंगे, पी इम्प्लाइज 5वां कॉलम, यानी कि यहाँ पर अपने को पी को लेना है और 5वें कॉलम को लेना है और जोड़ना है सिंगल इम्प्लीकेशन से। पहला ट्रू दूसरा ट्रू तो आंसर आ गया ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स। ठीक है, पहला ट्रू दूसरा भी ट्रू तो ट्रू, पहला ट्रू दूसरा ट्रू तो ट्रू। ठीक है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स। अब यहाँ पर देखो पहला ट्रू है ही नहीं, चारों फॉल्स आने वाले हैं तो पहला फॉल्स ही होगा हमेशा। अब अगर पहला फॉल्स है तो दूसरा वाला कुछ भी हो ना, आंसर तो ट्रू आने वाला है, तो यहाँ पर चारों ट्रू लिख देंगे। ठीक है, आई होप समझ गया ये। और आगे बढ़ते हैं, क्यू इम्प्लाइज आर, इन दोनों को जोड़ना है सिंगल इम्प्लीकेशन से। ठीक है ना, तो पहला ट्रू दूसरा ट्रू ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू तो भी ट्रू, पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स तो ट्रू, पहला ट्रू दूसरा ट्रू तो ट्रू। ठीक है ना, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, फिर यहाँ पर दोनों जगह ट्रू आएगा। ओके, और आगे बढ़ते हैं, P इम्प्लाइज 7th कॉलम, यहाँ पर इसको लेना है P को और 7th कॉलम को, और किससे जोड़ेंगे, सिंगल इम्प्लीकेशन से। पहला ट्रू दूसरा ट्रू तो ट्रू। ठीक है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा ट्रू तो ट्रू, पहला ट्रू दूसरा ट्रू तो भी ट्रू। अब पहला तो ट्रू आ ही नहीं रहा है, आगे कुछ भी हो आंसर ट्रू ही होगा। ठीक है, पहला ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा तभी तो आंसर फॉल्स होगा, लेकिन यहाँ पर पहला तो ट्रू है ही नहीं, पहला तो फॉल्स हो गया, बाकी कुछ भी आए आंसर ट्रू होगा। ठीक है, नेगेशन ऑफ 8, इसका नेगेशन लेना है तो ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा एफ 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 और ये एफ। ठीक है, लास्ट छठे को और 9वें को मैं थोड़ा इन दोनों को हाईलाइट कर देता हूँ ताकि भटक ना जाऊँ। 6th वाला और 9th वाला, ठीक है ना, इन लोग दोनों को किससे जोड़ना है, डबल इम्प्लीकेशन से। डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता है, डबल इम्प्लीकेशन में दोनों सेम होंगे तो ट्रू होगा, और अगर दोनों अलग अलग होंगे तो फॉल्स होगा। दोनों सेम यानी कि ट्रू ट्रू पे भी ट्रू और फॉल्स फॉल्स पे भी ट्रू। ठीक है, तो दोनों सेम है क्या, नहीं, तो ये आ गया फॉल्स। दोनों सेम है क्या, नहीं, तो ये भी आया फॉल्स। दोनों सेम है क्या, नहीं, तो ये आया फॉल्स। दोनों सेम है क्या, नहीं, 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 सारे फॉल्स आ रहे हैं, सारे फॉल्स आ रहे हैं, यानी कि जो गिवन स्टेटमेंट पैटर्न है ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। आई होप कि समझ गया आप लोगों को ये। अगला सवाल देखेंगे जहाँ पर हमें ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल किए बगैर इस इक्विवेलेंस को प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक थी, जो राइट हैंड साइड के अंदर अपने को एक्सप्रेशन दे रखा है वो ये वाला नहीं है बल्कि ये वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें LHS से। LHS में दिया हुआ है P और Q एंड नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाता हूँ। जो भी लॉ हम लोग लगाएंगे उसका रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं सिर्फ बता दूंगा, आप लोग लिख लेना उसको। ओके फाइन, चलो
तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट को इधर दे देंगे और फिर इसके पास भी दे देंगे। ओके फाइन, तो ऐसे लिख लेता हूँ P और Q एंड नेगेशन ऑफ P, ये पहला ब्रैकेट हो गया। बीच में क्या आएगा और, फिर उसके बाद P और Q एंड नेगेशन ऑफ Q, ठीक है, ये दूसरा ब्रैकेट। तो यहाँ पर कौन सा लॉ लगाया हम लोग ने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पर लिख करके बताना ज़रूरी है। फाइन, चलो अब इसको क्या करेंगे और अंदर देंगे, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। तो अंदर क्या बनेगा, P एंड नेगेशन ऑफ P और Q एंड नेगेशन ऑफ P, ठीक है। ब्रैकेट बना देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आए। इस नेगेशन ऑफ P को एंड के साथ P को भी दूंगा और Q को भी दूंगा, बीच में क्या आएगा और आएगा। फाइन, क्लियर। चलो आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखो नेगेशन ऑफ Q को यहाँ से इसको मिटा देते हैं। नेगेशन ऑफ Q को एंड के साथ P को भी देंगे और Q को भी देंगे, तो ये क्या बनेगा, देखो P एंड नेगेशन ऑफ Q और है बीच में Q एंड नेगेशन ऑफ Q, ठीक है, समझ में आ गया। चलो और आगे बढ़ें। P एंड नेगेशन ऑफ P, ये क्या होता है, ये होता है फॉल्स, ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर एक फॉल्स हमेशा रहना है क्योंकि एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, या फिर ऐसे बोले एक दूसरे के नेगेशन है, तो एक फॉल्स हमेशा होगा, बीच में एंड है, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये कौन सा लॉ लगा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ, यहाँ पर लिख करके बताओगे कॉम्प्लीमेंट लॉ, तो ये हो गया फॉल्स और करके Q एंड नेगेशन ऑफ P, ठीक है, और यहाँ पर P एंड नेगेशन ऑफ Q एज इट इज़, P एंड नेगेशन ऑफ Q एज इट इज़, और करके यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। अब क्या लगाएंगे, आइडेंटिटी लॉ लगाएंगे। अब देखो और से दो स्टेटमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, एक फॉल्स आ गया। अब अगर ये ट्रू होगा तो हमारा आंसर ट्रू आएगा और अगर ये फॉल्स होगा तो हमारा आंसर फॉल्स आएगा, यानी कि इस स्टेटमेंट की जो कहानी है वो पूरी इस पर डिपेंड कर रही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, Q एंड नेगेशन ऑफ P, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा है। और करके यहाँ पर भी सेम वही चीज़, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो पूरा आंसर ट्रू और ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो पूरा आंसर फॉल्स, यानी कि जो कुछ डिपेंड कर रहा है वो सब इस पर डिपेंड कर रहा है। तो फाइनल आंसर इज P एंड नेगेशन ऑफ Q, ठीक है। देखो ज़रा यही प्रूफ करना था क्या, P एंड नेगेशन ऑफ Q और Q एंड नेगेशन ऑफ P, ठीक है। इसको सवार के लिख लेते हैं, पहले इसको लिख लेता हूँ, दूसरे वाले ब्रैकेट को P एंड नेगेशन ऑफ Q, बीच में कौन है, और है, ठीक है, और यहाँ पर इसको लिखेंगे नेगेशन ऑफ P एंड Q, नेगेशन ऑफ P एंड Q इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, हेंस प्रूफ। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन स्टेट द नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, इसका नेगेशन अपने को बताना है, ठीक है ना। चलो तो नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट बिकम्स नेगेशन ऑफ P implies Q और नेगेशन ऑफ Q implies नेगेशन ऑफ R, ठीक है। चलो नेगेशन अंदर दे दूंगा तो पहले वाले ब्रैकेट को चला जाएगा, ये बन जाएगा P डबल इम्प्लाइज Q का नेगेशन और बनेगा एंड, और यहाँ पर नेगेशन देंगे तो ये नेगेशन ब्रैकेट के बाहर रखो, सिंप्लीफाई करने के बाद अप्लाई करेंगे, ठीक है, फाइन। चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, कैसे सिंप्लीफाई होता है ये, पहले वाले का नेगेशन और दूसरा वाला एज इट इज़ एंड दूसरे वाले का नेगेशन और पहला वाला एज इट इज़, ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया, ठीक है। एंड करके इसका भी नेगेशन निकालना है तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, पहले वाले का नेगेशन यानी कि नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा और दूसरा वाला एज इट इज़, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेगेशन की साइन और अंदर दे दो तो ये बनेगा नेगेशन ऑफ P हो जाएगा और बनेगा एंड नेगेशन ऑफ Q आ गया यहाँ पर, ठीक है ना, एंड बन जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा Q, ये हो जाएगा एंड नेगेशन ऑफ P, ठीक है, एंड एज इट इज़ अंदर इसको भेज दो तो ये बनेगा नेगेशन ऑफ Q और बन जाएगा एंड नेगेशन ऑफ R हो जाएगा R, ठीक है, समझ में आ गया। चलो इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं क्या, नहीं, बस इतना ही सिंप्लीफाई करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल बनाना है, ये मेरे हिसाब से आप लोग खुद से कर सकते हो, इसको ले लो होमवर्क के अंदर, समझ में आ गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, यहाँ पर अपना लॉजिक चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सबको समझ में आया अच्छे से। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। टाटा बाय बाय।